उत्तराखंड की सबसे बड़ी कुदरती आपदाओं में से एक आपदा जो कि देश के अलावा दुनिया भर को हिला के रख गई थी। 30 जून 2016 की वो काली रात और 1 जुलाई की वो मनहूस सुबह पिथौरागढ़ के बस्तड़ी गांव में टूटा था कुदरत का वो बेरहम कहर। देखते ही देखते एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ हो गया जमींदोज। 27 लोग 1 मिनट के 100वें हिस्से में हो गए दफन। आपदा के 7 साल बाद भी कैसा है ग्रामीणों का जीवन। 8 महीने हो गए मेरे को, अंदर ही हो गए। हमेशा यहाँ कबाड़ आदि मंगले दिया नहीं हम कबाड़ में थे हम खाली वो जो तो आंगन के रात उठन जाया हम। उस भयानक हादसे में जिंदा बचे लोगों के अभी भी नहीं भरे हैं जख्म। गरीब आदमी साहब कर्ज में डूबे हुए अच्छा चला गया हुआ, हम बहुत दुखी हैं। 21 आदमी मर गए, हमें कोई सरकार से कोई हमें पैसा भी नहीं दिया गया। आपदा के 7 साल बाद गांव में जाकर हमने जीवित बचे विस्थापितों का दर्द साझा करने की कोशिश की। तो दोस्तों पहुंच गया हूं मैं सिंघाली कस्बे में। यहीं से आगे बस्तड़ी गांव है। तो मैं कोशिश भी करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि गांव वालों के सहयोग से मुझे आपदा प्रभावितों से मिलने का मुझे मौका मिलेगा और उनकी परेशानियां, उनका दुख, उनका दर्द उनसे सुनने का मुझे अवसर मिलेगा। तो चलिए कोशिश करते हैं कि इस गांव का कोई व्यक्ति मुझे मिले और मैं उसकी सहायता से उन लोगों तक पहुंच सकूं। बताइए सर, कैसे क्या चल रहा है अब उसके बाद से अभी तक आप संभले हैं, आप लोग नहीं संभले? मेरा है अब मैं क्या कहूँ इसमें कि आपदा वाले गांव में जहाँ 70-72 परिवार रहा करते थे उसमें आजकल बिल्कुल अकेला ही रह रहा हूँ जी। न लाइट है वहाँ, न पानी की व्यवस्था है, पूरा जंगल हो रखा है वो चारों तरफ है। रात को सुअर अलग है, शेर अलग है, वो दहाड़ते रहते हैं रात को। अब मेरी मजबूरी है, मैं सवेरे 6 बजे आ जाता हूँ यहाँ पर, अपना खाना पीना यहीं पर खा के अपने थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ उस गांव में मैं आपके साथ चलूं, गांव की स्थिति को दिखाऊं, लोगों को, दुनिया को दिखाऊं, भौगोलिक स्थिति में दुनिया को दिखाऊं। तो कितनी देर हम चलेंगे यहाँ से? हाँ चलेंगे, बस उजाले में चल देते तो अच्छा होता है ना। थोड़ी देर में चलेंगे। हाँ, तो बाकी की जानकारी मैं आपको गाँव जाके देता हूँ कि गाँव किस हाल में है, किस सूरत हाल में है वो गाँव, जो आज से करीब 8 साल पहले 7 साल पहले आपदा में बिल्कुल भी जमींदोज हो चुका था। गांव के इसी हिस्से से बरसना शुरू हुआ था कुदरत का वो बेरहम कहर, जिसमें अपनी ही आंखों के सामने अपना घर और अपनों की जाने जाते हुए देखा था इस गांव के लोगों ने। शायद ही कोई ऐसा अभागा होगा इस दुनिया में जिसे ये खौफनाक मंजर अपने जीते जी देखना पड़ा हो और छोड़ना पड़ा हो अपना बना बनाया आशियाना। आप सामने देख सकते हैं ये अच्छा खासा घर है, लेकिन आपदा के बाद इस घर के लोगों ने भी इस गांव को छोड़ दिया और ये घर ऐसे ही खड़ा लोगों के आने की राह देख रहा है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यही वो मेन पॉइंट है जहां पर बादल फटा था। देखिए तबाही के निशान अभी भी यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। सब कुछ यही है, वो जमीन, वो आसमान, वही पेड़ पौधे, वही हवा, वही चिड़ियों का चहचहाना। लेकिन नहीं है तो बस
गांव के वो लोग जिन्होंने इस गांव को गांव बनाया। ये खुले दरवाजे, ये बंद खिड़कियां आफत की उस रात की कहानी साफ कहती हैं जब आधी नींद में बदहवास लोगों को अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागना पड़ा होगा। मैं अभी कोई पटरी में, हमारी कोई पटरी में नहीं आई। हम जैसे थे वैसे उससे भी नीचे हो गए, क्योंकि हमारा पूरा बस्तरी गांव जो है पूरा ध्वस्त हो गया। उसमें 21 आदमी मर गए। हमें कोई ठीक, कोई सरकार से कोई हमें पैसा भी नहीं दिया गया। हमारा कोई यहाँ सुनने वाला है नहीं, कौन सुनेगा। मेरी घरवाली पूरी आईटीबी द्वारा निकाली गई, उसको क्या कहते हैं, उसका अभी बिस्तरी में है, घरवाली डेड है, 2 लड़के घायल हुए, पूरा परिवार भगवान ने बचा दिया हमें। पहले हमारे लिए आया, तो हमने ऊपर देवता के नाम लिया, तो वहां से छटका के बिल्कुल वैसे पूरे 21 आदमी गए। हमारे पास नौकरी है, न पेंशन है, न जमीन है, न कुछ है, आपदा से ग्रस्त है। सुनने वाला कोई नहीं है, कोई भी सुनने वाला नहीं है सर। सब मकान बहे हैं, दाएं मकान वैसे ही है। आपका और नुकसान कितना हुआ? मेरे खेती जमीन मकान सब ये पूरा खंडर हो गया, कुछ सब बचा ही नहीं। पशु मवेशी नहीं थे मेरे। ये सिंगाली भी है, वो भी बस्तरी के ही है। कोई बस्तड़ी की, वो भी बस्तरी है जो सिंगाली में बसते। अब बस्तरी पूरी सिंगाली बढ़ रही है। सर आपका क्या नाम हुआ? भवानीनाथ भट्ट जी। तो आप बताइए सर। सर ऐसा है, हम बस्तड़ी के निवासी हैं। 2016 जिस दिन आपदा आई उससे कुछ पहले हम लोगों ने यहाँ मकान बना लिए। कुछ परिवारों ने पूरी खेती, जमीन, बाड़ी, मकान पूरे हमारे अभी भी है वहाँ, जो कि अभी बंजर पड़े आपदा के बाद। जमीनें और मकान, जो पुश्तैनी मकान है आपका, पुश्तैनी मकान दादाजी के समय से। अच्छा, वो वाला क्षतिग्रस्त हुआ था। और जमीन हमारी पूरी पड़ी है, जबकि हमारे खेत ज्यादा भय आपदा में। नुकसान यो जोर पात जतु हुन्छ यो कानून को नाको को सब यो हात कानून को भित्र 5-6 तोला फुनु थियो। और यो सब तामो तोल पुरान जना सब भाँडा कुँडा 4 कमरा घर थियो 4 कमरा को 3 गोर बाछा थे। गोठ कदी छु मैं गोठ पिन 3 गोर बाछा थे, नंदिन भ्यारा थे। हमार यो आदिमन को नुकसान के न भयो, तो 2 जन थे, हम निकल गए यहाँ। तो आदिमन को नुकसान भयो, घरों नुकसान सबका भयो। हम ऐसा यहाँ कबाड़ आदिमन ले दिया नहीं, हम कबाड़ ने थे हम खाली यो जतु आंगन के रात उठन जाए हम उस खुटा चप्पल न लिए हम सब वहीं रही। हमारे भान न कुछ बर्तन न कोई नहीं, ब्याग किचन और सामान सब हमने यहाँ आदिमन था मांगेरन बनाया था। वो दिन बेचारा ने ले दिए था, जो बिहार बैठे आ सामान वो लेकर मिल है। तो हमले वो कर राशन ले बन हम राशन ले खास हमले उन्होंने घर बैठे हम केले न लिया, हम घर बचे न। हादसे के बाद गांव से जान बचाकर आए हुए लोगों को यहां पर मिला था अपना अस्थायी आशियाना। हाँ जी, नमस्कार। तो उस आपदा में जो लोग बच गए जीवित, उनमें से एक हैं। हालत आप देख सकते हैं इनकी। मेरे को तो बस देखा नहीं जा रहा है, मेरे को जैसा मेरे मन में जो हो रहा है मैं ही जानता हूँ। भगवान ने किसी तरह बचा लिया, लेकिन ये अपने पैरों पे अपनी जिंदगी नहीं जी सकती हैं। आईटीबीपी के जवानों ने इनको निकाला उस मलबे से। बचने की उम्मीद नहीं के बराबर थी, लेकिन एक जीवन की एक किरण कहते हैं, वो बच गई, वो रह गई। 8 महीने हो गए मेरे को अंदर ही हूँ बैठी। ये लड़का है बेरोजगारी हुआ, क्या हुआ? सरकार ने आपदा में कुछ दिया नहीं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा दिया, भाई क्या होता है उससे। दर्द ये है भैया, दर्द ये हो रहे ऐसे अंदर से भी आई हूँ, ऊपर से बाहर बड़ी मुश्किल से। तो देख सकते हैं आपदा के जख्मों के बाद भी वो जख्म जो उन्होंने कुदरत ने डबल इनको चोट दी, वो अभी तक ये उससे नहीं उबर पाई है। आप देख सकते हैं आगे मेरे पास कहने के लिए सरकार ने ध्यान दिया, कोई शब्द नहीं है। कितनी और चोट लगी पैर के अलावा? और जगह कहीं नहीं लगी, इसी में लगी बस। ये गैस से दब गया ना, दब गया। आपको होश था जब आप? क्या होश होती है, ऐसे लाए उठा के खींच के रस्सी से घाव है ये।
ये रस्सी से बांधा, फिर खींचा उन्होंने, मेरे को दब गई थी ना ये, ऐसे घाव है ये रस्सी। जी। इतना सहन कर दिया, अब तो सहन कर नहीं पा रही हूँ मैं, ये क्या सहन कर पाते। इलाज भी ऐसा ढंग का कराया नहीं उन लोगों ने। खेती बाड़ी गाय के लिए बंजर हो गए हम, वहाँ तो कोई जाता ही नहीं, कोई साधन बना दे सरकार, या 200 एक छोटा टेंट सेट दे दो, गाय भैंस पाल के आबाद करवा दे। तो आप देख सकते हैं आपदा प्रभावितों का जो डबल दर्द है, जो डबल चोट मिली है। हालांकि कुदरत के कहर के आगे किसी का बस नहीं है, इंसान का बस नहीं है, वो चीज को कुदरत ही मैनेज कर सकती है। लेकिन जो जख्म जो अभी तक हरे हैं, जो भरे नहीं है, उनके लिए कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इनके आंसू का हिसाब कौन देगा? ये मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से, सरकार के नुमाइंदों से। इनकी जो जिंदगी को ढो रहे हैं अपनी, वो कैसे पटरी पे आएगी? ये बेटे उनके, भाई क्या नाम है आपका? विनोद भट्ट। ये बेरोजगार हैं, तो कैसे? नौकरी के बारे में कहा उन्होंने, सबको नौकरी दी, हमको नौकरी के लिए देहरादून तक गए, देहरादून गए, अपने टिकट लगी चोट। अच्छा, इसको भी लगी है, लड़की है। घर आपका बिल्कुल घर का पता ही नहीं है, तो हो गया, गाय भैंस सब बैल से जो थे सब बचा ही नहीं, सब बहा गए, चेक मकानों के, बचा ही नहीं मकानों के। अब जाते हैं, हम हल्दानी दिखाने के लिए जाते हैं, पैसे तो हुए नहीं, कैसे जाते हैं? बिल्कुल। कैसे जाएं फिर? अब हम आप ही सोचो ना, कैसे जाते हैं? पैसे है नहीं। अब 1500 रुपए देते हैं, वो विकलांग का क्या होता है? उससे कुछ भी नहीं होता। और आजकल ही हो रहा है 15, पहले तो 1200 थी, और आजकल ही हो रहा है 1500। उससे हम खाएं जो ही, क्या करें? एक लड़का बेरोजगारी हुआ। ये मैं जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हो, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती हो, इनको न्याय मिले और इनके हिस्से का न्याय मिले। भीख नहीं चाहिए, इनके हिस्से का न्याय इनको चाहिए। तो इनके आंसुओं का हिसाब देना तो पड़ेगा। देखिए, कुदरत से नहीं मांग सकते, लेकिन उनसे मांग सकते हैं जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम चुनते हैं, जो आश्वासन देते हैं, उन लोगों से हम हिसाब मांग सकते हैं, हमारा हक है। चलिए, अब भगवान जैसा भी अब काटनी है, क्या करें, है ना? काट जैसा भी काटना तो पड़ेगा ही, है ना? क्योंकि कुदरत के कहर के आगे किसी का बस नहीं। मेरा कोई नहीं है घर में, न मेरा हस्बैंड, न मेरा लड़के, और कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। मेरे तलब तनख्वाह कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से। मेरा बच्चा भी गया, मेरा हस्बैंड भी गया, कुछ नहीं मिला मेरे को बच्चे की तरफ से। मेरा हस्बैंड गए, उसने अपने वो कर दिए, खुदकुशी कर दी। गाँव वालों ने किसी को ने कुछ नहीं दिया, आगे भेज दिया। मेरे को कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से। लड़के के 2 महीने हुए शादी किए, बहू लग गई, उनका जो मिला वो बहू लग गई, और कुछ नहीं है मेरा। मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ कमाने वाला नहीं है मेरा। मैं क्या करूँ अब? कहाँ जाऊँ? बिल भी तारूँ, 1200 मेरी पेंशन है, बिल भी तारूँ, खाना भी खाऊँ, क्या करूँ? मैं कुछ नहीं है मेरा। मैं आपकी तरफ से बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या समस्या बताएं बाबू? हम घर द्वार जाने के बाद हम क्या बता सकते हैं, है ना? जिस समय ये घर गया उस समय तो मैं वहीं थी। वहाँ से मैं कंबल लाने के बहाने, एक भगवान का हुआ, भगवान की देन थी जो भगवती मैया ने मेरे को बचाया। मैं खुद नहीं बची, इतने लोग गए। तो मैं हमारे वहाँ कंबल लेने के लिए आई, तो कंबल लेने कहाँ पहुँची? मैं कंबल के पास तो पहुँची ही नहीं। जिंदगी क्या होती है सर? जिंदगी तो परेशानी, मतलब जो भी पैसा रखा था पूरा, मतलब मकान चले गया, स्लेट तक नहीं रहे उसके। साहब जो अंदर रखा हुआ था, तांबे के बर्तन थे, पैसे रखे थे साहब, 60-70 हजार रुपया रखे थे, तो वो भी चले गई। जो भी मतलब धन दौलत थे, सोना था 7 तोला जो था, वो भी चले गया साहब। पत्थर ही नहीं मिले, उसके फाउंडेशन के पत्थर ही नहीं मिले, तो साहब सामान क्या मिलता? इतनी भीषण आपदा है सर। वो पूरा किचन का सामने धान थे साहब, 8-10 कुंटल धान थे, मरुआ था, जो भी खाने का सामान था साहब, सब चला गया हुआ। हम बहुत दुखी हैं। सरकार ने हमको 3 लाख रुपया दिया, जो हमारे जमीन के पलंग तक ही बराबर हो गया। हम तो बहुत गरीब आदमी हैं साहब, कर्ज में डूबे हुए आदमी हैं। सरकार अगर कुछ हमारी मदद कर दे। हमारा भाई चले गया आपदा में, क्या क्या नुकसान हुआ साहब, कितने भाई चले गए। सर आपका कितना नुकसान हुआ? और आपके पशु मवेशी भी? नहीं साहब, पशु पक्षी नहीं। अच्छा, परिवार आपका सुरक्षित है? हाँ, परिवार हमारा, भाई गया। आपके छोटे भाई गए? हाँ, वो बैंक में था साहब, आर्मी पेंशनर था, वो चला गया। तो उसे बच्चे का भी वही रहा साहब, दुख तो हमको ही हुआ, बच्चे पालने ठहरे उसके भी। मतलब हमारा यही अनुरोध है सरकार से कि हमें कुछ न कुछ और दिया जाए। मतलब उस भयानक आपदा में काल कवलित हुए इन लोगों को
अपने चैनल की तरफ से और देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से मैं नमन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्माओं को शांति दें और साथ साथ ये उम्मीद भी करता हूं कि जो अन्याय कुदरत ने इनके साथ किया है उसके बदले में इनके आश्रितों और इनके अपनों को उचित न्याय मिले। तो मैं पहुंच गया हूं गांव के इस पैदल रास्ते में। ये देखिए मेरे साथ हैं हिमांशु, मेरे साथ हैं, मुझे गाइड करने के लिए हिमांशु मेरे साथ जा रहे हैं। पहुंच गए हैं जहां पर 30 जून 2016 को आपदा जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं उस गांव की तरफ। ये स्टार्टिंग है बस्तड़ी गांव, यहाँ से शुरू हो गया। देखिए आप देख सकते हैं उस गांव में पहुंचा हूं मैं अभी। ये देख लो आप नीचे कोई है, इनका घर आधा गया था। यहाँ पर एक घर था जो फर्स्ट अटैक था, जो आपदा का फर्स्ट अटैक था, यहाँ पे पड़ा था। जब पहला अटैक यहाँ पड़ा था और ये आया था बादल फटने के कारण से। बादल फटने के कारण से आया था। हाँ। ये वही गांव है, आपदा प्रभावित गांव में मैं पहुंच गया हूँ। बहुत दुख की बात है। ये देखिए, ये चलिए आपको आगे दिखाते हैं। कहना चाहता हूँ आप सभी से, अगर आपको आज तक इस गांव का सूरत हाल किसी ने नहीं दिखाया तो मेरा चैनल के द्वारा आपको इस गांव का सूरत हाल दिखाया जा रहा है। यह है बस्तड़ी गांव, जो कि आपदा में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। ये देखिए जमीनें सब बंजर, देखिए बड़े बड़ी घासें उगाई हैं, बड़े बड़े कांटे झाड़ियां ये सब उगाए हैं। इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। कभी यहाँ पर काफी खुशहाल गांव हुआ करता था। ये खेत सब हो चुके हैं बंजर। मेरी आंखों के सामने उजड़ गया आशियाना मेरा। मैं बेबस था, शिकायत भी न कर सका, क्योंकि शिकायत थी उस कुदरत से, उस प्रकृति से जिसने हमें बनाया। और वही कुदरत, वही प्रकृति विनाशक भी है। जो प्रकृति पालक होती है वही प्रकृति विनाशक भी होती है। तो उसके आगे किसी का बस नहीं है। कि ये जख्म जो हमें दिए हैं कुदरत ने, 30 जून 2016 की वो काली रात और 1 जुलाई 2016 की वो मनहूस सुबह, उसको बस्तड़ी गांव के लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। उनकी कभी आने वाली पुश्तें उस दर्द को नहीं भूल सकती, उन जख्मों को नहीं भूल सकती है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो जख्म सूखें, वो लोग उन घावों को भूलें, एक नई जिंदगी शुरू करें। हालांकि वो विस्थापित हो चुके हैं सिंगाली गांव में, लेकिन विस्थापित होने से वो दर्द कम नहीं हुआ। एक फॉर्मेलिटी है जिंदगी जीने की, वो जी रहे हैं। घर को तो इनके कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लोग उस डर से, उस खौफ से छोड़ के चले गए। ये बर्तन भी ऐसे, देखिए बर्तन भी ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं समय की विभीषिका का भीषण रूप। बर्तन भी यहाँ से हिला नहीं है। देखिए ये बर्तन भी यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। और घर की हालत आप देख सकते हैं। जाने का नहीं है, थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। उन घरों की हालत आप देख सकते हैं। देखिए मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि ये बल्लियां जो हैं कच्ची हैं, ये नीचे जा सकती हैं। लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूं यहां से दिखाने की। ये देखिए, ये सूपा भी पड़ा हुआ है, ये बर्तन भी पड़े हुए हैं। मतलब आप वक्त की भीषणता को, वक्त की उस वक्त के निर्दयता को आप देख सकते हैं। किसी को अपना सामान तक उठाने का मौका यहां से नहीं मिला। ये देखिए 2015 का कैलेंडर आप देख सकते हैं। 2015 का कैलेंडर, ये देखिए 2015 के बाद से इस घर में कैलेंडर नहीं बदला होगा। इसका मतलब आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये अंदर का हिस्सा भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं। चलिए अब आपको दूसरे घर की ओर ले चलते हैं जो आपदा से प्रभावित है। इस खेती बाड़ी को देखिए आप। इन खेतों में कभी हरी अनाज की बालियां, हरे धान की बालियां, गेहूं की बालियां लहलाती होंगी, लेकिन आज यहां पर कांटों के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ है तो गांव वालों की यादें, इस घर के लोगों की यादें यहां पर बची हुई हैं। जिंदगी के मीठे सपनों को आंखों में सजोए इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें बिना किसी कसूर के अपना घर यूं छोड़ देना पड़ेगा।
पड़ा। अपने गांव को ना चाहते हुए भी छोड़कर एक किराए की ऐसी जगह पर बस जाना या मजबूरी में बसना जो उनका होते हुए भी नहीं है। रोजगार कुछ नहीं है, कहीं से आय का जरिया कोई नहीं है, बच्चे बेरोजगार हैं, किसी ने अपने बच्चे खोए, किसी ने अपने पति खोया, किसी ने अपनी दुनिया ही खो दी और किसी का तो पूरा परिवार इस आपदा में चला गया। उनके बारे में कोई चर्चा करने वाला ही नहीं है। लेकिन जो लोग हैं, जो लोग बचे हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो कुदरत के कहर के आगे तो किसी का बस नहीं है, इंसानी ताकत का बस नहीं है। और देख सकते हैं गांव की हालत मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी जितना मैं जा सका। भरे पूरे गांव इस तरीके से वीरान हो जाएगा, ये उत्तराखंड की आज तक की जो सबसे भीषण आपदा है, मालपा के बाद ये सबसे भीषण आपदा होगी, ऐसा मेरा दावा है। उस वक्त अखबारों में काफी सुर्खियां बनी, टेलीविजन चैनलों पर काफी सुर्खियां बनी। तो यही मैं कहना चाहूंगा, मेरी आवाज इन गांव वालों की तरफ से, जो लोग बच गए हैं उनकी तरफ से अगर जहां तक भी पहुंचे तो इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये मेरी इच्छा भी है, ये मेरी कामना भी है। ये देखिए घरों के पाथर, एक घर ये है, देखिए फुलवारी तो है लेकिन उस फुलवारी को देखने वाला कोई नहीं है। ये फुलवारी, ये फूल, ये पेड़ पौधे उन लोगों को आज भी उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं आने का। घर ये है, देखिए ये भी ये बेचारे भी जा चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इतने खूबसूरत गांव के बीचों बीच इस खूबसूरत घर को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है। गांव में लोग एक छप्पर झोपड़ी में तक रहना पसंद करते हैं, अपने गांव को छोड़कर जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी उनको सब करवाती है। आइए थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब यहां से मैं आपको पूरा गांव दिखाने की कोशिश करता हूं। अब मैं जिस अवस्था में मैं इस वक्त हूं, मैं अपने शब्दों में उस चीज को बयान नहीं कर सकता कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है इनको देखकर। लेकिन गांव वालों के लिए, गांव वालों की तरफ से मैं एक मैसेंजर की तरह कहना चाहूंगा कि न्याय मिलना चाहिए। ये देखिए घरों की हालत देखिए, देखिए बहुत दर्द होता है यह देखकर, उजड़ रहा है घर अपना। हाँ, आप चलते हैं नौले की तरफ। यहाँ के इस गांव का नौला है। ये इस गांव का नौला है। कभी यहाँ पर सामूहिक रूप से लोग कपड़े धोते होंगे, पानी भरते होंगे, नहाते होंगे, लेकिन आज ये पानी बहता है। पानी तो बह रहा है लगातार, लेकिन इस पानी को इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन अफसोस, दुर्भाग्य, इस गांव का इस पानी को पीने वाला कोई नहीं है। देखिए पुष्करदा ने, बेचारों ने मेरे लिए चाय भी बना दी, गुड़ की चाय। तो चाय पी रहे हैं उनके साथ, तो अच्छा लग रहा है। आपका एक दिन मैंने भी दुख बांट दिया, और क्या है, आपका साथ हो गया एक दिन भी, है ना। तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। सुनसान पड़े इन खंडहरों में कई खुशहाल परिवार रहा करते थे। आज भी इन बाखलियों में गांव वालों के सुख और दुख की यादें शेष हैं। बच्चों के पैदा होने की किलकारियों से लेकर इनके बुजुर्गों के जाने का गम, बेटों की शादी की शहनाई की गूंज, बेटियों की विदाई की आंसुओं की महक, हुड़का, बांसुरी और लोक गीतों की धुन आज भी
बस्तड़ी गांव के उजाड़ हो चुके इन घरों में गवाही के रूप में मौजूद है, जो मानो अपनी दोनों बाहें फैलाकर गांव वालों से यहां फिर से बसने की अपील कर रही हो। ये देखिए लाइट जल चुकी है। जैसे ही अंधेरा गहराया वैसे ये सोलर लाइट जल गई। चलिए, काफ़ी सहारा रहेगा सोलर लाइट से। और ये वाला सामने वाला घर है जो मैंने रहने के लिए चुना है। जैसा भी मिलेगा रूखा सूखा खाएंगे और पुष्कर जी के साथ अपने पुराने किस्से कुछ यादें ताज़ा करेंगे और कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। चलिए, मैं थोड़ा सा इससे राहत मिलेगी लाइट से ना। हाँ, नहीं अब ऐसे ही चलाना पड़ेगा काम। हाँ, आ रहा हूँ। देखिए भाई साहब ने बना दिया है खाना। ये लकड़ियाँ रखी हैं। हाँ, ये है रसोई भाई साहब की। ये देखिए, आज इन्हीं के साथ भोजन का आनंद लिया जाएगा। ये देखिए चूल्हे में बना रहे हैं भाई साहब। ये क्या करें, यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये देखिए चूल्हे में बनाई जा रही रोटियां। ये पुदीने की चटनी थोड़ा सा डालिएगा बस। तो शुरू करता हूँ फिर मैं। ये साथ ही करें। खाओ, खाने के लिए तुमने बताया आपको। चलो ठीक है, मैं चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो हो गई है सोने की व्यवस्था। देखिए ये दाजू ने बिस्तर बिछा दिया है मेरे लिए। और लाइट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मोबाइल की रोशनी में दिखाने का। ये देखिए बिस्तर, बढ़िया सा बिस्तर बिछा दिया है, कंबल दे दिया है। कोई बात नहीं, रात काट ही लेंगे। तो खाना वाना हमने खा लिया है, तो अब थोड़ी देर गप मारते हैं। अपनी दाजू को कुछ अपनी सुनाते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं। उसके बाद थकान हो गई है, सोते हैं। फिर सुबह का नज़ारा आपको यहाँ से इस गांव का दिखाएंगे। शुभ रात्रि। तो सभी को सुबह की नमस्कार। तो सुबह का बजा है करीब 6 और पुष्कर जी को जल्दी अपनी दुकान जाना था, इसलिए उन्होंने जल्दी उठा दिया था। तो मुझे भी सड़क में आना पड़ा। तो ये रहा नीचे गांव। तो यहाँ से मैं भी पैदल चल के आया हूँ ऊपर। तो सड़क से नीचे करीब 1 किलोमीटर नीचे गांव है। और आधा हिस्सा तो गांव का पूरी तरह से ज़मींदोज हो गया था 2016 की जो आपदा थी, जो बादल फटा था। बाकी कुछ हिस्सा गांव का जो बच गया था, जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, वो मकान अच्छे खासे खड़े हैं, लेकिन वहाँ के लोग भय से, दहशत से यहाँ से छोड़ के चले गए। तो यही है इस गांव की कहानी। तो जो भी दुख मैं बांट सका गांव के लोगों का, जो एक सिंगल व्यक्ति वहाँ पर रह रहे हैं, उनके साथ मैंने एक रात सुख दुख अपना साझा किया, उनका दुख सुना, कुछ अपना सुनाया। तो उनका थोड़ा सा बोझ हल्का करके मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और जैसा भी हो सकेगा इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। और किसी भी तरह से मेरी किसी वक्तव्य से, मेरे किसी शब्द से आपकी भावनाएं अगर आहत हुई होंगी तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से, सभी से क्षमा चाहूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि गांव वालों के इस दर्द को, विस्थापितों के इस दर्द को बांट सकूं और लोगों तक भी पहुंचा सकूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार। आपको कितना मुआवजा कितना मिला? कुछ नहीं मिला साहब, मेरे को मुआवजा। आपको कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। मकान जाने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला? नहीं मिला साहब। ये कारण क्या बताया नहीं मिलने का? अब सब आधे को मिला, आधे गाँव वालों को नहीं मिला साहब, वही कारण हुआ। कुछ रीजन बताया गया आपको कि आपको मुआवजा नहीं मिलने का? जो आपका जैसे कुछ हमें बताया नहीं, किसी को मिला नहीं, बताया भी कुछ नहीं। तो मैं आपका जो आपदाग्रस्त, जो क्षतिग्रस्त मकान है, वो मैं देख के आ सकता हूँ अभी? हाँ साहब, वो सब खत्म कर दिया, वो है नहीं। उसके बावजूद आपको मुआवजा नहीं मिला? नहीं। चलिए, मैं कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज जहां तक जा पाए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देख सकते हैं ये गांव मेरे पीछे जो है, ये वही गांव है सिंगाली, जो कि जहाँ पर बस्तड़ी से जो आपदा प्रभावित 24 परिवार है यहाँ पे बसाए गए हैं। कुछ लोगों ने मकान अपने, जो लोग सक्षम थे उन्होंने मकान बना लिए, पक्के बना लिए। जो लोग सक्षम नहीं थे वो लोग अभी भी बैंक से लोन लेके उस कर्जे को तार रहे हैं, भुगत रहे हैं, उस आपदा को भी भुगत रहे हैं और
आपदा के जख्म को भी भुगत रहे हैं, उनके जख्म अभी भी सूखे नहीं हैं। कहने का ये मतलब है। जो लोग संपन्न थे उन्होंने अपने आराम से मकान बना लिए। देखा, आप देख सकते हैं पक्के मकान भी आपको नजर आ रहे होंगे। यह है सिंगाली गांव, मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा। ये पड़ता है अस्कोट। देखिए अस्कोट, वहां पे अस्कोट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वो नीचे अस्कोट नजर आ रहा है। तो कोशिश हो रही है गांव वालों की। हालांकि 7 साल आपदा को हो चुके हैं, लेकिन इतनी जल्दी भुलाए जाने वाला दर्द वो नहीं है, इतनी जल्दी सूखने वाला जख्म वो नहीं है। तो अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने जख्मों को भरने का, अपने लोगों को खोने का गम, और उसके अलावा आर्थिक जो चोट पहुंची है वो अलग है। तो चलिए कोशिश करता हूं कुछ और लोगों से मुलाकात करने की जो इस गांव में विस्थापित हुए हैं। बारिश तो सुबह जब सुबह हम बाहर निकले तो बेचारा आया, तो उसने कहा कि भाई सारा गांव हमारा जो है बह गया। देखा तो यहाँ भी आप स्लाइड आया था। हमारा ही भाई है इधर भुवन चंद्र ओझा, उसके मकान को भी खतरा हो गया था। पूरा मलबा यहाँ भी बह गया था। यहाँ से हम सीधे भागे तो देखा तो महाराज हमारे देखते देखते पहले चंद्रबल्लभ मासाब का मकान टूट रहा था। तो हमारे देखते देखते जो है पीपल के पेड़ के पास एक आवाज हुई, तो उस आवाज के साथ ही 21 लोग जो है सीधे जमीन के अंदर जद्दोजहद हो गए महाराज। हमारे देखते देखते यह जो है घटना हुई। उसमें तो 7 लाशें मिली, किसी का ये सिर मिला, किसी का हाथ मिला, किसी का पांव मिला। तो चरमा नदी में जो है उनके अंत्येष्टि किए। तो देखते देखते महाराज हरीशचंद्र रावत जी आए थे, मुख्यमंत्री थे। तो जो चंद्रबल्लभ मासाब थे, रिटायरमेंट हुए थे, उनके 2 बच्चे अपनी ड्यूटी में दिल्ली को जा रहे थे सुबह। तो उनकी माँ ने कहा कि देखो एक बार गांव में जो है मलबा आ गया है, देखो तो क्या हो रहा है। वो बेचारे भी जो है उस आपदा के शिकार हो गए। तीनों बाप बेटे वो भी आपदा के शिकार हो गए। उसके बाद लोगों को सांत्वना दी, उनके ठिकाने की व्यवस्था की। तो तब से यही चल रहा है महाराज। लोग अभी भी मतलब उभरे नहीं है, उस जख्म से नहीं उभरे। वो जख्म से कौन उभर सकता है महाराज, जिसका पूरा परिवार जो है जमीन के अंदर समा गया हो, उस आपदा में समा गया हो, तो उसकी पीड़ा को कौन समझ सकता है। वो तो प्रभु बहुत सालों तक भूला नहीं जा सकता महाराज। ये बात है ना, कोई भी नहीं बोल सकता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को आप जहां तक शेयर कर सकें वहां तक शेयर करिएगा, जिससे आपदा प्रभावितों की आवाज इस वीडियो के माध्यम से दूर दूर तक जा सके और उन्हें उचित न्याय मिल सके।